अस्सलाम नाजरीन, रहबरे के साथ न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट मासरिश। और नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी कदावर तरीन शख्सियत से जिनके तजुर्बात से पूरी पेस्टिसाइड इंडस्ट्री इस्तेफादा करती है। आप हैं चेयरमैन फॉर ब्रदर्स ग्रुप के, और आप इसके अलावा चेयरमैन हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के, और साबिक चेयरमैन PCPA भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह से आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी। आज आपसे मुलाकात करके बहुत खुशी हुई है मुझे। आप ये बताइए कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर ज़रूरी मुल्क है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके अंदर मसाइल चल रहे हैं ज़राअत के हवाले से, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है। 70% आबादी जो है इसकी ज़राअत से वाबस्ता है, और इस सारी वाबस्तगी के बावजूद हमारी ज़राअत जो है वो दुनिया से बहुत पीछे है। बिल्कुल। और पीछे होने की सबसे बड़ी वजह मैं यही समझता हूँ कि ये आज तक किसी भी गवर्नमेंट की, मतलब है कि इतनी गवर्नमेंट्स आई हैं, अयूब खां के बाद किसी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं रही। सियासी बयानात की हद तक तो इसकी बड़ी प्रायोरिटी थी, और इस पर काम भी होता रहा। लेकिन जिस शिद्दत के साथ अयूब खां गवर्नमेंट ने इस पर काम किया, उस तरीके से किसी भी गवर्नमेंट ने आके इस पॉलिसी को थ्रू नहीं किया। और इसकी वजह से हम ज़राअत में बहुत पीछे रह गए। दुनिया की, अगर हम अपनी कपास की पैदावार को देखें, दुनिया से सबसे कम है। अगर हम अपनी गन्ने की पैदावार को देखें, वो दुनिया में सबसे कम है। अगर हम अपनी गंदम की पैदावार को देखें, वो दुनिया में सबसे कम है। अगर हम मेज़ की पैदावार को देखें, वो दुनिया से कम है। तो आखिर किसने इसको ठीक करना है? मतलब इसको ठीक करने के लिए जो किसान होता है, किसान के पास मेहनत होती है, जज्बा होता है, शौक़ होता है, पैसा भी नहीं होता, लड़ना जानता है। लेकिन इसको लड़ाना किसने है? इसको लड़ाना होता है गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ अपनी देकर, कि किस तरीके से हम इसको अपनी पॉलिसीज़ दें जिसके साथ हम इस काम को आगे ले जा सकें। अब देखें, हमारे मुल्क की 14 मिलियन बेल कॉटन की थी, और इस साल एक्सपेक्टेड यही है कि 5.7 मिलियन बेल्स होगी। अब 14 से जब मैं इसको 6 मिलियन बेल को कम करता हूँ, तो ये तकरीबन 8 मिलियन बेल कम हुई है। 8 मिलियन बेल के कम होने का मकसद ये है कि $8 बिलियन हमारी इकॉनमी की सर्कुलेशन से निकल गए। अब 8 अरब को जिस वक्त मैं ज़रब देता हूँ अपने अरबों के साथ, तो उसका तो फिर अंदाज़ा नहीं है ना कितना नुकसान हो गया। वो बुनियादी तौर पे ये पैसा किसान की जेब में जाना था, वो नहीं गया। हमारी पॉलिसी क्या थी कि हमारे पास क्लाइमेट चेंज के अंदर कॉटन सीड नहीं, जो इस बदलती हुई मौसमी तब्दीली के साथ कॉटन के प्लांट को खड़ा कर सकते। जब ये बारिशें शुरू हुई हैं, पहले बारिशें होती थी जाके अगस्त, जुलाई और अगस्त के अंदर। किसान जो था वो सितंबर के महीने को सितमगर कहता था। सितमगर। आज अगस्त के महीने में कॉटन क्रॉप खत्म हो जाती है, सितमगर महीने के अंदर जाती नहीं। तो उसके लिए हमें तैयारी बिल्कुल नहीं है हमारी, ना सरकार ने की, और प्राइवेट सेक्टर का इसमें कसूर ज़रूर है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को मैं कसूर के साथ ये कहूँगा, उसको तैयारी करने के लिए भी सहूलियात तो अलग बात है ना, उसको मौके नहीं दिए गए। मैं इसको लेता हूँ कि मतलब हमारे रेगुलेटरी अफेयर्स इतने सख्त हैं, जिसके तहत वैरायटी अप्रूवल सिस्टम जो सबसे पहले आता है, कॉटन की वैरायटी को किस तरह अप्रूव होना चाहिए। दुनिया में 27.5 मिलीमीटर की जो कॉटन का रेशे की लेंथ है, उसको लॉन्ग स्टेपल हम कहते हैं। लॉन्ग स्टेपल जब मैं लफ्ज़ अदा कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये हाईएस्ट प्राइस दुनिया की कॉटन बनती है, हाईएस्ट प्राइस्ड 27.5 mm। पाकिस्तान में 27.28 mm से नीचे वैरायटी को फेल कर देते, पास नहीं करते। और जितनी लंबाई होगी, स्टेपल लेंथ जितनी बड़ी होगी, रेशा जितना बड़ा होगा, उतनी प्रोडक्शन कम आएगी। जितना रेशा छोटा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा आएगी। ठीक हो गया। अब दुनिया 25 mm को पास कर रही है, और उसको वो कह रही है कि मीडियम स्टेपल लेंथ 25। अब जब 25 की कॉटन ने प्रोड्यूस होना है, तो उसकी वहां से 50 मन कॉटन एकड़ से निकलनी है। जब आपने 27.5 की प्रोड्यूस करना है, तो वो 35 और 15 मन का फर्क है। और दुनिया की मार्केट में इस तरीके से प्राइसेस डिफरेंट हैं।
छोटा उसका रेशा है, कम प्राइस है, बड़ा रेशा है तो प्राइस ज़्यादा होती है। सही। हमने कहा जी 28 से नीचे फेल कर दो, वो कह रहे हैं 27.5 की लॉन्ग स्टे पर। अब ये चीज़ें माफियाज हैं बने हुए जो सीड प्रोड्यूस कर रहे थे और जो बाहर से इंपोर्ट करना चाह रहे थे, अपने किसान को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। बहरहाल हमने ये पॉइंट्स अब हर जगह पे उठाए हैं, अल्लाह करे कि ये रेगुलेटरी अफेयर ठीक हो जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये सीड कंपनीज भी जो काम कर रही हैं उनको भी फायदा होगा और फार्मर को फायदा होगा। अब हम करते क्या है कि हमारी इंडस्ट्री जो है जो बाहर से कॉटन मंगाती है, मैंने उन्हें एक तजावीज़ दी, अगर आप 28 रखना चाहते हैं तो रखेंगे 28, लेकिन फिर बाहर से भी 28 से कम कोई नहीं मंगा सकता। सही, जाहिर है। अगर बाहर से 28 से कम मंगाए उसको भी रोके ना। बाहर से आप मंगाते हैं 25 की 26 की, हमें कह रहे हैं 28 की प्रोड्यूस करो, कैसे हो सकता है? तो इसलिए अब पर जंग फैसला कौन है? मैं समझता कि इस गवर्नमेंट को कुछ फैसले, क्योंकि कॉटन की क्रॉप इतनी गिर गई है, अब इनको ये फैसले करने पड़ेंगे और जब ये फैसला करेंगे तो इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ अच्छी वैरायटी के सीड अवेलेबल हैं, वो लगेंगे जाके फील्ड में, उसका फायदा हो। उसके बाद जीएमओ वैरायटीज, अब आप देखें कितनी हैरान कौन बात है, कैनोला बाहर से आ रहा है, सोयाबीन बाहर से आ रहा है, $2 बिलियन से ज्यादा की हमारी इंपोर्ट। जब मैं $2 बिलियन बात करता हूँ तो एक डॉलर को हमारा 160 है कन्वर्शन है जी। इसका मतलब 320 अरब से ज्यादा की सोयाबीन और कैनोला जीएमओ डाल के पाकिस्तान में आ रही। और जो पाकिस्तान के करता धरता है वो कहते हैं कि जी हमने कैनोला की वैरायटी को काश नहीं होने देना जीएमओ, हमने सोयाबीन में जिसमें जीएमओ काश नहीं होने देना। फिर बाहर से तो आवाम खा रही है, वही 22 करोड़ आवाम, बाहर से भी रोको। आप बाहर के फार्मर को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने फार्मर को नहीं आप सपोर्ट कर रहे हैं कि वो एक अच्छी फसल लगाए, वैल्यू एडेड फसल लगाए और उसको उसमें से ज्यादा पैसे मिले। तो खुशहाली अगर आपने लेके आनी है तो आपको जो दुनिया का, अगर अमेरिका का किसान और अमेरिका खा रहा है, अगर ऑस्ट्रेलिया का किसान और ऑस्ट्रेलिया खा रहा है, अगर ब्राजील का किसान खा रहा है, चाइना का किसान खा रहा है, इंडिया का किसान खा रहा है, तो मुझे ये बताएं यहाँ लगाते हुए क्या तकलीफ है हमें? लेकिन ये माफिया जो इम्पोर्ट करना चाहते हैं, जो दूसरे के फार्मर को सपोर्ट करना, दूसरे की इकोनॉमीज को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो ये कानून नहीं नाफिज होने दे रहे। तो ये भी एक दूसरा पॉइंट है। मैं ये समझता हूँ कि हमें ये फैसला करना है कि अगर हमने अपनी ज़राअत को आगे लेके चलना है तो फिर ये जो दरमियान में बैरियर्स हैं इनको उठा के हमें बाहर फेंकना चाहिए, और बाहर फेंकेंगे तो ये ज़राअत आगे जाएगी और इसकी प्रोडक्शन आगे बढ़ेगी, इसके बगैर आगे बढ़ नहीं सकते। बिल्कुल, ये ज़ाती मफादात को अगर आप देखते रहे तो मुल्क का फ़ायदा नहीं होगा, और मुल्क का फ़ायदा नहीं होगा तो मजमूई तौर पर कोई भी खुशहाल नहीं हो सकता। यही मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त अब कॉटन का जो प्रेशर आया हुआ है, अब कॉटन के इस प्रेशर के अंदर गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो वैराइटीज मुख्तलिफ ब्रीडर्स ने बनाई हैं उनको प्रोविजनली 1 साल के ट्रायल जिनके हो चुके हैं उसकी बुनियाद पर उसको मार्केट करने की उनको इजाजत दें, सही, ताकि ये हमारा बहरान कम हो। आप जो किसान को वैरायटी चाहिए वो सबसे पहले उसको चाहिए कि CLCV ना हो, नंबर 2 उसको ये चाहिए कि हीट टॉलरेंट हो उसकी वैरायटी, क्योंकि जो बारिश जब होती है, जैसे बारिश बंद होती है टेम्परेचर 50 पे होता है, बारिश होती है टेम्परेचर 40 से नीचे होता है। हमारे कॉटन के प्लांट में अगर ये हीट टॉलरेंट जीन नहीं जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा प्लांट को कि मैंने अब फूल निकालने हैं, अब मैंने उसकी बॉल फॉर्मेशन करनी है, तो वो उसी चक्कर में रहता है और अपना फ्लावर भी उसके शेडिंग हो जाती है और उसकी बॉल फॉर्मेशन भी नहीं होती। तो हमें इसलिए इसके GMO को बड़ी अच्छे तरीके से लेके आना। फिर वो क्या रहा, अब जो कंपनी GMO में काम कर रही है गवर्नमेंट की कोई उसके ऊपर रेगुलेशन नहीं। पर अगर मुझे ये पता नहीं है कि मैंने ये चीज़ बनाई है और इसके अंदर टॉक्सिन लेवल क्या है जो कीड़े को खाएगी, मुझे ये बताएं, तो मैं कैसे इसको मार्केट में बेचूँ? किसी को पूछना चाहिए ना, मुझे पूछना चाहिए। गवर्नमेंट के आज तक कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, और गवर्नमेंट को ये काम गवर्नमेंट के करने वाले हैं। गवर्नमेंट कहे कि जनाब जिसने इस काम को करने के लिए आना है, क्या आप आए मेरे पास, मुझे बताएं, कैमरा लेके आए, आप क्वेश्चन बनाए आपने, ये आपका प्रोसेस है। आप अगर मैं सीड बेचने के लिए निकलता हूँ, सीड वैरायटी तैयार करने के लिए निकलता हूँ, ना मेरे पास बंदे हैं जो सीड वैरायटी को तैयार कर सकते हैं, ना मेरे पास वो लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं कि मैं चेक करूँ कि इसके अंदर इसका टॉक्सिन लेवल कितना जो कीड़े को खा जाएगा, जैसे ही कीड़ा खाए मर जाए। तो ये रेगुलेटर के ये हैं काम करने वाले। अगर रेगुलेटर ये काम करेगा तो मैं ये समझता हूँ कि इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी और ये आगे निकलेगी इंडस्ट्री।
और किसान खुशहाल होगा। जिस मुल्क का किसान खुशहाल नहीं होता वो मुल्क आगे नहीं चलता। नहीं चलता बिल्कुल। अगर हमने इंडस्ट्री लगाए, इंडस्ट्री हमें प्रोडक्शन देती है 2 साल के बाद, हम्म। किसान हमें 6 साल के बाद डॉलर जमीन से निकाल के देता है, 6 महीने के बाद, सॉरी। सही। अब 6 महीने के बाद डॉलर आपको अजीज है या 2 साल के बाद उसने पता नहीं देने के नहीं देने, वो भी कंफर्मेशन नहीं। वो भी पता नहीं हमें। उसके बाद अगर मैं बिजली की तरफ जाता हूँ, लेकिन जो दुनिया का किसान है वो 2.5 से 3 रुपए की बिजली ले रहे हैं। मेरे किसान मेहनत करके 7 रुपए की कहते हैं, मिलती उसको नहीं। और अगर ये 2.5 से 3 की देना इनके लिए भी मुश्किल कोई काम नहीं, बड़ी आसानी से दे सकते हैं। और देने का एक ही तरीका है, मेरे किसान को आप दे दें। मैं समझता हूँ कि सोलर ट्यूबवेल लगाए पाकिस्तान के अंदर और उसको 5 साल की इंस्टॉलमेंट में दे दें कि उसके आबियाना लेते हैं ना आप, आबियाना की जगह पानी जमीन से उसने निकालना है, उसको तो आबियाना को थोड़ा ज्यादा कर दें जो सोलर ट्यूबवेल लगाता, और हर फसल पे उससे किस्तें ले रहे, वो देगा। ये जो पैसे खाते हैं ये छोटे बेचारा किसान नहीं खाता, ये जो बड़े बड़े चौधरी होते हैं वो पैसे खाते हैं। सही बात। तो जिसने लगाई उसने तो आपने अगर फसल खराब हो गई है तो उसने जानवर बेच के केस लेनी है सरकार की, इसलिए कि अगर कोई कुंडी खड़काने वाला पुलिस वाला चला गया ना उसके दरवाजे पे, बेचारा खत्म हो जाता है। सही। लेकिन हमें ये पॉलिसी लेके आनी है, हमें लानी चाहिए, सोलराइजेशन करनी चाहिए। सस्ती, दुनिया की सस्ती तरीन बिजली है। सारा दिन सूरज निकलता है इस मुल्क के अंदर, ये अल्लाह की नेमत है। दुनिया के मुल्कों में सूरज नहीं निकलते सारा दिन। अगर हम ये लगा के देंगे तो किसान को पानी जब सस्ता मिलेगा, फिर उसके बाद पानी के बाद उसके बाद आपकी फर्टिलाइजर आ जाती है और पेस्टिसाइड आ जाती है, और बीज, सही बीज, उसको सही बीज दें। सही बीज करने के लिए देखें, बदकिस्मती है कि हमारा डीजी एक्सटेंशन है, डीजी पेस्ट वार्निंग है और डीजी रिसर्च है। सीड जिसने किसी मुल्क की फसल को बेहतर उगाना है उसका नहीं है, वो फोकस ही नहीं, एरिया ही फोकस नहीं है। मतलब अगर आपको ये पता नहीं है कि ये सीड जो मार्केट में बिक रहा है किसी एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं है, वो बांटी हुई को इसने ली को इसने ली, तो मुझे ये बताएं कि आपने तो फोकस ही नहीं किया। आप सीड को जब फोकस करेंगे, जब आप सीड को फोकस कर लेंगे तो फिर ये आगे पहुंच जाएगी। आपको फोकस करना है और इसके लिए हर सूबे को चाहिए कि अपना डीजी सीड बनाए। अच्छा, वो डीजी सीड बनाएगा फिर उसके काम यही होगा, अच्छा सीड किसान को कैसे मुहैया करना। जब वो किसान को अच्छा सीड मुहैया करना शुरू करेगा तो मैं ये समझता हूँ कि फिर पैदावार उसके बाद तो सोचें। आपके पास तो वो सीड नहीं जो प्रोडक्शन दे सके, प्रोडक्शन ही आप, सीड नहीं है आपके पास, तो आपने आगे कैसे बढ़ना है। सो ये सबसे पहला काम ये है कि हमें एक डीजी सीड इमीडिएटली रखना चाहिए। उसको कहें कि सारी फसलों की सीड इकट्ठी। अब पाकिस्तान ज़राई मुल्क, दालें हम बाहर से मंगाते हैं। बिल्कुल। आगे रमजान अप्रैल में आ रहा है, चनों के शेप आने हैं पूरे के पूरे, हम चना नहीं उगा सकते। ये किस किस्म का एग्रीकल्चर मुल्क है? क्यों? इसलिए कि आपने प्रॉपर अपनी मनसूबाबंदी नहीं की, प्रोटेक्शन ही नहीं की, प्लानिंग नहीं की आप। और जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे ज़राअत को आगे ले जाना नामुमकिन है। और ये बुनियादी है फैसले करने वाले जो आपको कर रहे हैं कि GMO आपने किस क्रॉप में लेके आना, ये बुनियादी फैसला है। क्रॉप कॉटन सीड के पैरामीटर्स क्या होने चाहिए जो दुनिया में है वो आप अपनाएं, अपना नया पैरामीटर खड़ा ना करें। उसके बाद तीसरी बात जो है, आपको डीजी सीड बनाएं जो परमानेंटली मुस्तकिल तरीके से हर क्रॉप के सीड को व्यू करे और पाकिस्तान के किसान को अच्छा सीड दे। अब जिस वक्त आपकी ये सारी चीज़ें मुकम्मल होगी फिर आप कह सकते हैं कि हम एक अच्छी ज़राअत की तरफ रवाना सफ़र शुरू किया, पहला कदम उठा लिया। पहला कदम, ये पहला कदम है। आपने अभी तक वो पहला कदम नहीं उठाया हुआ। जब पहला कदम आप उठा लेंगे फिर उसके बाद आप कहेंगे कि जनाब आप इसमें खाद डालनी है। अब खाद डालनी तो गवर्नमेंट क्या करती है जी, किसान को सब्सिडी। मेरा किसान अनपढ़ है, उसे आप कहते हैं कि वहाँ जाओ पोर्टल के ऊपर अपनी जो है ना अपने आप को रजिस्टर कराओ तो इंशाल्लाह पैसे घर पहुंच जाएंगे। सही। खुदा आगे बंद। ये पैसे किसको, ये तो शहर में लोगों को मेरे नहीं बनने आते, मैं इलिटरेट हूँ। तो आज जो मेरे बच्चे हैं वो मुझसे ज्यादा कंप्यूटर को समझते हैं। हमारी उम्र का तकाजा ना, हमने इस उम्र में नहीं पढ़ा, उन्होंने आँख खोल लिया कंप्यूटर के आगे, सो दे आर मोर ट्रेंड। और उसको आप कह रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि किसान कार्ड इंट्रोड्यूस किया जाए। और किसान कार्ड जो है, जितनी सब्सिडी, जब तक पैसा किसान की जेब में नहीं जाएगा वो सब्सिडी उसकी नहीं है। सही बात।
वो सब्सिडी अगर फर्टिलाइजर को दे रहे हैं मैन्युफैक्चरर की है या उसके डीलर की है, किसान तक नहीं पहुंचती। अगर आप किसान कार्ड ले लेंगे, उसको दे देंगे, आप पैसा भेजें सीधा उसके कार्ड के अंदर, वो खुद खरीदे जा, मतलब वो पैसे दे कार्ड से निकाल के और फर्टिलाइजर खरीद ले। पेस्टिसाइड पे आपने देनी है, उसकी सब्सिडी उसके कार्ड के अंदर डाल दें, वो पैसे दे और जाकर खरीद ले। तो ये एक मजबूत सिस्टम लेके आपको आना पड़ेगा। और ये जो आप सैकड़ों अरब रुपया सब्सिडी देते हैं, ये अगर कोई समझता है कि ये किसान की जेब में जा रही है, तो ये उसकी जेब में नहीं जा रही, उसका बोझ कम होता ही नहीं है। होता ही नहीं है। अब जब उसका बोझ नहीं कम होता, पैसे ज्यादा, उसकी इनपुट कॉस्ट ज्यादा है, तो करता क्या कि जहाँ 2 बोरी उसने डीएपी की डालनी है या 1 बोरी डालनी, वो आधी डाल रहे हैं। अब जब बच्चे जो देखें जिनको पूरा फीड नहीं किया जाता, उनकी न्यूट्रिशन उनको पूरी सप्लाई तो कमजोर होते हैं। ऐसा ही यही प्लांट है हमारा। वो प्लांट को जब तक खाद पूरी, खुराक पूरी नहीं मिलेगी, वो अपनी फसल पूरी नहीं दे सकता, ग्रो नहीं कर सकता। इसी तरीके से तीसरा स्टेप प्लांट प्रोटेक्शन का है। अगर आपने प्लांट प्रोटेक्शन करनी, तो फिर आपको जो सब्सिडीज उस पे दे रहे वो भी उसके किसान कार्ड में डालें। अब चौथी बात मैं समझता हूँ कि ये जो फर्टिलाइजर, सीड और प्लांट प्रोटेक्शन की जितनी कंपनियां काम कर रही है, इनपुट सेल कर रही है, ये परचून की आइटम नहीं है। इनको भी अपने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए और किसान तक पहुंचना चाहिए प्रोग्राम लेके, और उनको समझाएं कि कौन सी खाद आपने किस वक्त यूज करनी है, कौन सी दवाई कैसे यूज करनी है। ये जो मार्केट में आम कॉन्सेप्ट है कि दवाइयाँ जाली बिकती हैं, मैं बड़े दावे से ये बात करता हूँ, दवाइयाँ जाली नहीं है, लेकिन डीलर के पास जो दवाई बची होती है ना, उसका काम होता है कि जो मर्जी हो वो उसने मिक्स करके देनी होती है। अच्छा, अब उससे लेके चले गए घर पे, सही दवाई लेके फार्मर घर पहुंच गया। अब जो घर जाके उसको जब पहुंच गया, तो उसको ये पता नहीं कि इसमें वाटर और पेस्टिसाइड मिक्सिंग की रेशो क्या, कभी कम डालता कभी ज्यादा डालता। चलो, ये भी उसने समझ आ गई कि उसको समझ आ गई ये कौन सी रेशो डालनी है। अब उसका जो स्प्रेइंग सिस्टम है, मशीन है, वो उसकी स्प्रेइंग मशीन भी ठीक नहीं है, उसकी नोजल ठीक नहीं है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ फिर नोजल भी उसने ठीक कर ली। अब जो उसने नोजल का एंगल बना के जो स्प्रे करना है, वो भी उसका ठीक नहीं होता, कभी ऊपर कर रहा होता, कभी ऐसे ऐसे कर रहा होता। अब ये सारी ट्रेनिंग्स हैं जो उसको दी जाएंगी अगर, तो फिर पेस्ट में मरना। अगर आपने पूरी उसको ट्रेनिंग नहीं है पेस्टिसाइड की, तो पेस्ट ने नहीं मरना। सारी चीजें आपकी ठीक हो गई, सिर्फ उसकी नोजल ठीक नहीं है। अगर नोजल भी ठीक हो गई, स्प्रे करने का तरीका का ठीक नहीं। आपने पूरी की पूरी क्रॉप को कवर करते हुए नीचे तक जाना। जब पूरी क्रॉप को आप कवर नहीं कर रहे, तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। अगर आप दरम्यान में से इतना पैच भी छोड़ गए हैं ना, तो वहीं से रीजनरेट हो जाए और पूरे खेत में फैल जाएगी। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है, हम कर रहे हैं फार्मर अवेयरनेस प्रोग्राम। इसके अलावा हमारी कंपनी पाकिस्तान का सबसे बड़ा फार्मर अवेयरनेस प्रोग्राम आईटी बेस्ड लेके आ रही है। इंशाल्लाह मार्च में हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, एंड दैट विल बी ए यूनिक प्रोग्राम। इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी अभी तक फार्मर की सपोर्ट के लिए इस किस्म का प्रोग्राम नहीं दिया जो हम लेके आ रहे हैं। तो इसमें ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, उसमें हम वाटर टेस्टिंग करेंगे, उसको फर्टिलाइजर यूज़ करने के तरीके बताएंगे और पेस्टिसाइड यूज़ करने के तरीके बताएंगे। इस किसान को हमने एजुकेट करना है। तालीम जब तक ना हो, तालीम के बगैर नहीं चलता काम। और अब इतनी साइंटिफिक हो गई है एग्रीकल्चर कि इसके बगैर चल नहीं सकता। उसके बाद इन सारी चीज़ों से निकल के हम आगे जाते हैं। तो मेरा किसान जो है ना, 12.5 एकड़ का जो है, वो 96.2% है। सारे किसानों का जो 96.2% है, उसके पास ज़मीन जो है वो 12.5 एकड़ से कम। अब वो कहाँ से ट्रैक्टर लेके आए, ट्रैक्टर के इम्प्लीमेंट्स कहाँ से लेके आए। वो जब फसल आप वो काटता है जाके, तो स्टोरेज की जगह नहीं है, आड़ती आता है उठा के ले जाता है, क्योंकि वो तो स्टोर ही नहीं कर सकते, बारिश होती है खराब हो जाता है काम। अब ये सारे जब काम हो रहे हैं, तो दुनिया में, चाइना में, इंडिया में या किसी और मुल्क में जहाँ एग्रीकल्चर को बेस को उठाया उन्होंने, वहाँ कोऑपरेटिव और कॉर्पोरेट सिस्टम लेके आए। जब आप कोऑपरेटिव सिस्टम की मैं बात करता हूँ, तो कोऑपरेटिव सिस्टम के अंदर ये जो 1 गांव 2 गांव के फार्मर इकट्ठे हो जाते हैं। जब इकट्ठे हुए थे, इसका मतलब है कि उन्होंने परचेज करनी 1000-2000 एकड़। आप मुझे ये बताएं कि 2000 एकड़ का फार्मर बाय करता है किसी, चाहे फर्टिलाइजर कंपनी से, चाहे वो पेस्टिसाइड की कंपनी से, वो कीमत अच्छी लेगा, या 12.5 एकड़ का फार्मर जब परचेज करने जाएगा उसकी कीमत अच्छी होगी।
तो इसका मतलब है कोऑपरेटिव फार्मिंग से जो कॉस्ट ऑफ इनपुट्स होती है वो गिरती है। नंबर 2, अब अगर जिसने इतने बड़े फार्मर ने खरीदी है और कंपनी ने अगर उसके साथ ज्यादती कर दी, गलत चीज दी है, तो वो बांध देंगे उस कंपनी को पकड़ के वहां पे, बिकॉज वो एक यूनिटी है उनकी। इसका मतलब ये होगा कि उन्हें 2 नंबर मार्क भी नहीं मिल सकता। आप जब इनपुट खालिश मिलेंगी, सस्ती मिलेंगी, वक्त में मिलेंगी उसको, तो इसका क्या मतलब होगा, एक ज़रूरी इनकलाब आएगा और इनकलाब आगे तरफ जाएगा। अगर हमने ज़राअत का इनकलाब देना तो बुनियादी चीज़ों को ठीक करना है, बाकी बड़ी बड़ी चीज़ें करनी ठीक करना, सिस्टमैटिक वे में चलना ज़रूरी है। अच्छा, स्मार्ट एग्रीकल्चर आपका बहुत बड़ा कारनामा है जी। इसके बारे में हमारे नाज़रीन लेकिन स्मार्ट एग्रीकल्चर हमने जाके चाइना में इंट्रोड्यूस करवाई थी। दुनिया में इस वक्त सबसे जो पेटेंट स्मार्ट का है वो हमारे पास है, किसी और के पास नहीं। जब पेस्टिसाइड को आप स्प्रे करते हैं प्लांट के ऊपर, तो ये हमने देखा कि डिफरेंट क्रॉप पे इसका डिफरेंट इम्पैक्ट आता है। तो वो जो प्लांट पे स्प्रे करने के बाद जो स्ट्रेस उस पर आता है, उससे क्रॉप यील्ड कम होती है। और हमारा डाटा है कि मुख्तलिफ फसलों पे मुख्तलिफ इसका स्ट्रेस आने से इतना इसका यील्ड कम हुई। अब हमने कहा कि कोई ऐसा सिस्टम, ऐसी रेसिपी तैयार की जाए कि बजाय स्ट्रेस देने के इसको वेजिटेटिव ग्रोथ दे, इसको बढ़ाए, खुश करे पौधे को। तो फिर हमने इसकी रेसिपी चेंज की। अब बजाय स्ट्रेस देने के ये पौधे को मुस्कुराता दिखाता है। मैं अब आम बंदे के लिए बात कर रहा हूँ। पौधा स्ट्रेस में नहीं जाता बल्कि खुश होता है। जब पेस्टिसाइड स्प्रे होता है तो पेस्ट मार रहा होता है और पौधा खुश हो रहा होता है। जब खुश होता है तो फ्रूट भी ज़्यादा देना उसने और अच्छा भी देना। तो हमने ये रेसिपी जो चेंज लेके आए, ये किसान, दुनिया भर के किसानों के लिए ये बहुत बड़ा पैगाम है कि हमने इस रेसिपी चेंज के बाद ये पाकिस्तान से इन्वेंशन बाहर गई है और इस इन्वेंशन को दुनिया के दूसरे फार्मर भी यूज़ कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारे फार्मर में ये पॉपुलर हो रही है। और ये ऐसे प्रोडक्ट जो डालने से, जब हम स्प्रे करते थे पेस्टिसाइड का और वो रेडिश हो, उनके पत्ते सुर्ख हो जाते थे, आज अल्लाह के फजल से वो जब हम डालते हैं उसको तो वो सुर्ख तो क्या बल्कि और ज़्यादा लश्करी हो जाते हैं। तो ये है इसका कमाल। इसी तरीके से जिस वक्त आप इसको हर्बिसाइड में हम यूज़ करते हैं तो पौधे की जो बीज की जर्मिनेशन कम कर देती है, जिसको जड़ी बूटी महारत भी आप कहते हैं, तो वो उसको भी इम्पैक्ट देती है सीड के ऊपर। लेकिन जब हम स्मार्ट हर्बिसाइड की बात करते हैं तो सीड पे इम्पैक्ट नहीं आता, बल्कि जो जर्मिनेशन जहाँ से नहीं भी होनी होती वहाँ से भी बीज को जर्मिनेट करवाती है और फसल में पौधे पूरे होते हैं। जब तक फसल के खेत के पौधे पूरे नहीं करेंगे, चाहे वो आपकी वीट हो, चाहे वो आपका शुगर केन हो, चाहे मेज हो, चाहे कॉटन हो, उस वक्त तक प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो ये स्मार्ट एग्रीकल्चर आपको मौका फराहम करती है कि आप नंबर ऑफ प्लांट्स पूरे करके आगे चलें। माशाल्लाह, आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ हैं और आपने उनको जो है ना मुतारिफ भी करवाया। पाकिस्तान में पहला मोबाइल नेटवर्क आपने मुतारिफ करवाया, माशाल्लाह से बिजनेस ट्रेन आपने पाकिस्तान में मुतारिफ करवाई, और अब जो ये CSC का इनेकाद है ये भी आपने मुमकिन बनाया। इसके बारे में कुछ बताइए हमारे नाज़रीन को। मेरा ख्याल है कि हम मोबाइल नेटवर्क तो LDA के लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेशनल कॉल्स के लाइसेंस होल्डर हैं। वो पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ 9 कंपनी हैं जिनके पास ये लाइसेंस है और इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। हम उसके ऊपर कॉल को बाहर से लेके आते हैं, पाकिस्तानी कॉल बाहर भेजते हैं। लेकिन 10 मोबाइल के नाम से जो डुअल सिम मोबाइल था पाकिस्तान में, वो हमने इंट्रोड्यूस करवाया था। ओके। और अनफॉर्चुनेटली जहाँ से हम ये लेके आ रहे थे उनके पास टेक्नोलॉजी उस वक्त इतनी मेच्योर नहीं थी, जिसकी वजह से फिर हम इस बिज़नेस को कंटिन्यू नहीं कर सके। CSC एक बहुत बड़ा काम है जो आपने बात की है, और मैं समझता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है पाकिस्तान की कि CSC एक ऐसा ब्रांड है कि पूरी दुनिया का जो वाबस्ता है पेस्टिसाइड से, पूरी दुनिया का हर वो शख्स, हर वो कंपनी इस CSC का नाम हो जाती है। ये बेसिकली चाइना की एक बहुत बड़ा ब्रांड है। हर साल वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं जब पूरी दुनिया वहाँ पे आके अपना प्रोडक्ट को शो करती है और अपना प्रोडक्ट को बेचती है, वहाँ से लेके जाती है। हमने उनसे रब्ता कायम किया कि आप ये शो पाकिस्तान में भी किया करें। अब उनको लेके हम पाकिस्तान में आए। पाकिस्तान में हम उन्होंने चाइनीज़ को लेके आए और बाहर से थोड़े बहुत कस्टमर आने शुरू हुए कि CSC अगर यहाँ पे आए तो हम यहाँ जाकर बात कर लें। जो हमारे ईरान, टर्की, इंडिया, ये हमारे अफगानिस्तान, ये क्लोजर बेल्ट है अफ्रीका, हमारा ये था कि आस्ता आस्ता ये आगे बढ़ेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हमारे जो यहाँ पेस्टिसाइड कंपनियाँ थी, उन्होंने इसको पॉजिटिव लेने के बजाय नेगेटिव लिया।
वो ये कहती हैं कि जो छोटी कंपनी है ना, आपने उनको एक्सेस दे रहे हैं चाइनीज तक, उनको चाइना भी जाना नहीं पड़ता, वहाँ जाकर सौदे कर लेती हैं और इस तरह ये बिजनेस खराब हो रहा है। तो हमारा तो खराब नहीं हुआ, जब हमारा खराब नहीं, इनका कैसे खराब हो जाता है? राजक बोल रहा है, आप अपॉर्चुनिटी दूसरों के लिए खोलेंगे, अल्लाह आपके लिए अपॉर्चुनिटी खोलेगा। बेसिकली मैं इसके पे मेरा ये ख्याल था कि इंटरनेशनल कस्टमर जब पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएगा तो जो लोग इस वक्त फार्मुलेटर्स है वो मैन्युफैक्चरर बन जाएंगे, और उस मैन्युफैक्चरिंग बनने से उनकी ट्रेड भी बढ़ेगी, उनका बिजनेस भी बढ़ेगा, और पाकिस्तान के फार्मर के लिए रेडली प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होगा, क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। तो ये इंडिया भी इसी तरीके से ऊपर आया। इंडिया इस वक्त एक्सपोर्ट, इंडिया की पेस्टिसाइड की एक्सपोर्ट $2 बिलियन से ऊपर की है। अब हमारे पास से ₹1 की एक्सपोर्ट इस वक्त नहीं हो रही, ना होने की वजह कि इंटरनेशनल कस्टमर ही नहीं आता। अच्छा, जब इंटरनेशनल कस्टमर यहाँ पे पेस्टिसाइड खरीदने आता है तो फर्टिलाइजर भी लेके जाता है, वो सीड भी लेके जाता है, वो और चीजें भी लेके जाता है। बिजनेस इंप्रूव, एक कल्चर हम मैं डेवलप करना चाह रहा था, लेकिन वो कोविड ने आके बिल्कुल उसको फिर टाइट कर दिया। इंशाल्लाह जब कोविड खत्म होगा तो CAC शुरू होगी तो हम बिल्कुल, हम तो डाई आर्ट होते हैं, जो काम करते हैं लगे रहते हैं, बाकी बरकत अल्लाह ने डालनी होती है, अल्लाह में डाल देते हैं। बिल्कुल ऐसा है कि नियत आपने साफ रखनी है और अपने काम पे जो है ना मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार करनी है। PCPA की ज़राअत की बेहतरी के लिए आपको क्या लगता है कि क्या क्या अमामिल कर रही है? देखिए, पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन जो है ना, ये मेरा ब्रेन चाइल्ड भी है और इसको मैंने ही बनाया था, और ये नाम भी तजवीज़ करता मेरा ही है माशाल्लाह। और इसको गवर्नमेंट से भी बड़ी जद्दोजहद के बाद, मैंने अकेले नहीं किया, पूरी कम्युनिटी की हमारी कोशिश थी जिसमें बहुत लोगों के नाम शामिल हैं, और फाइनली हमने एक प्लेटफॉर्म बना लिया। अब इस प्लेटफॉर्म को जितना मुतहर्रिक होकर काम करना चाहिए ना, पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन, हमने इस फसल को बचाना है, उस बचाने के लिए इस एसोसिएशन के लिए को जो काम करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि वो अपने कंपनी के से बालातर हो गया। मतलब ये नहीं कि मेरी कंपनी को इससे फायदा हो रहा है तब मैं ये काम करूँ, मुल्क से किसको फायदा हो रहा है वो काम करना चाहिए। तो ये मेरा पैगाम पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन के लिए, अल्लाह इसको और ज़्यादा फूलने फलने का मौका दे, लेकिन एक पॉइंट पे सारे मुत्फिक हो जाएं कि हमने पाकिस्तान की ज़राअत की प्रोटेक्शन कैसे करनी है, और सब ने मिलकर करनी है। इस प्लेटफॉर्म से ऐसी पॉलिसीज निकलें कि आप नहीं, आप कहेंगे हमने बड़ा काम किया। किसान के घर में बैठ के कि जो पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन है उसने ये बड़ा अच्छा काम किया, जिस दिन वो किसान कहेगा फिर मैं बात मानूंगा कि हाँ पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन काम कर रही है। मेरे कहने से या किसी और के कहने से हमने बड़ा काम कर रही है, मेरे नज़दीक वो जीरो। सही, बिल्कुल। अच्छा, रहबर किसान न्यूज़पेपर से तो आप मुंसलिक रहे हैं, आप बिल्कुल उससे आपका एक ताल्लुक है। रहबर किसान न्यूज़ जो हमने इलेक्ट्रॉनिक पे लेके आए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल है कि रफ़ीक साहब जो है वो हमारे पुराने मेहरबान भी हैं, और इस फील्ड के अंदर इनका बड़ा बड़ा नाम है। जिस तरह अगर हमारी कंपनी फोर्ब्स बुक का अपने काम के अंदर नाम है, इनका सहाफ़त के अंदर और एग्रीकल्चर की ज़राअत की सहाफ़त के अंदर ये एक मुसलमान नाम है पाकिस्तान में। और इसी तरह इनका रहबर किसान और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इनिशिएटिव जो है ये इस मुल्क और कौम के लिए बहुत अहम है। आप वो काम कर रहे हैं, बाकी तो चैनल तो टिकटॉक पेश कर रहे हैं, तो आप टिकटॉक नहीं कर रहे, बल्कि आप इस मुल्क के किसान को एजुकेट कर रहे हैं। वो पैगाम जो कंपनियां नहीं दे रही, मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा सदका जारी है, अल्लाह इनका ये सदका जारी कबूल करे। इतना बड़ा ये काम है कि जो इस वक्त तक किसी नेट प्लेटफॉर्म से नहीं हो रहा। आप सिर्फ ज़राअत की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में इस वक्त तक कोई ऐसा चैनल नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है जो सिर्फ ज़राअत पे बात करे। हमारी दुआएं इनके साथ हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, और ये इस मुल्क के किसान के लिए काम करें। और हमारी दुआओं के साथ हमारे मतलब है कि हर किस्म की जो काविशें हैं और सपोर्ट है वो भी इनको हासिल है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपकी दुआओं का। अच्छा, आप हमारे देखने वाले नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, नौजवान जो ज़राअत से वो बचते हैं तो उन्हें तो मैं ये कहूँगा कि कोविड-19 के अंदर आप घर में अकेले होते हैं, स्कूल कॉलेज आपके बंद हैं, तो आपको ज़राअत को सीखना चाहिए। और इल्म हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ चल के आपके पास आए,
जहाँ पे लोग मौजूद है आपके कुर्बे जवार में, वहाँ पे जाएं और सीखें। ज़राअत आपका भी ओढ़ना बछोना है और ज़राअत पाकिस्तान का भी ओढ़ना बछोना है, और आप इसमें एक फ़ाल किरदार अदा कर सकते हैं। अपने बुज़ुर्गों को घर पे रेस्ट करवाएं और अपने करीबी जो सेंटर है इंफॉर्मेशन के, ज़राअत के, वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जाकर रब्ता कायम करें। हमारे टार्जन मरकज़ बने हुए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, उनसे आप रब्ता कायम कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, वहाँ इंफॉर्मेशन पड़ी है। हमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम क्वेश्चन के जवाब देते हैं। लेकिन बुनियादी बात वो सीखने सिखाने वाली बात है, तो आप एक फ़ाल किरदार अदा कर सकते हैं जब आपको यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेजेस बंद हैं। ज़राअत को आगे बढ़ाइए, इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, आपके वक्त का और आपकी इतनी सारी तजावीज़ का, आपकी ऐसी बातों का बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी जावेद सलीम कुरैशी साहब की। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मैसेज दिया है हुकूमत को भी कि एक सिस्टमेटिक वे में अगर ज़राअत को लिया जाएगा, इसको प्रायोरिटी बनाया जाएगा, तो हम इसको बेहतर बना सकते हैं। और नौजवानों के लिए भी पैगाम कि अपने वक्त को ज़ाया करने के बजाय उसको यूटिलाइज़ करें और नॉलेज को गेन करें, ताकि आप आगे बढ़ सकें, हमारा मुल्क आगे बढ़ सके। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।